हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हिंदी की इस क्लास में, क्योंकि मैंने कल आपको संज्ञा के संबंध में जो कल और परसों 2 दिन क्लासेस में संज्ञा के संबंध में विस्तृत पढ़ाया था, उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि चूंकि संज्ञा एक विकारी शब्द है और विकारी शब्द का परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर होता है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो उसी क्रम में अब हमारे लिए इसी संज्ञा के तत्काल बाद लिंग, वचन और कारक को भी जान लेना आवश्यक है। और इन लिंग, वचन, कारक को हम जानने के बाद अब आगे सर्वनाम की तरफ बढ़ेंगे। तो आज मैंने इस टॉपिक में लिंग और वचन 2 टॉपिक लिए हैं, और कारक चूंकि मैंने आपको उधर समास जब पढ़ाया था तत्पुरुष समास में भी कारक के संबंध में समझा दिया था, लेकिन अब जितनी आज जगह थी मेरे पास उसमें मैंने लिंग और वचन को शामिल कर लिया, और अगली क्लास में कारक को भी मैं आपको विस्तृत समझा दूंगा। तो आज मैं सबसे पहले इसके संबंध में आपसे बात करता हूँ। संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के अनुरूप होता है, अतः इन पर भी विचार करना आवश्यक है। पहली लाइन मैंने लिखी है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग, वचन, कारक के आधार पर होता है। तो वही बात मैंने आपको बताई कि चूंकि संज्ञा एक विकारी शब्द है और विकारी शब्दों का परिवर्तन लिंग, वचन, कारक के आधार पर होता है, इसीलिए इनकी चर्चा करना और इनके बारे में जानना भी, इस पर विचार करना भी हमारे लिए आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है लिंग का। तो लिंग में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह। अर्थात कि शब्द की पहचान कैसे की जाए, कैसे पहचान की जाए, या स्त्री रूप में है या पुरुष रूप में है, किस रूप में है, इसलिए हमको लिंग का ज्ञान होना आवश्यक होता है। यदि इसकी परिभाषा की बात की जाए तो शब्द के जिस रूप में यह जाना जाए कि वर्णित व्यक्ति या वस्तु पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। वही बात मैंने आपको बताई कि जो भी शब्द लिखा हुआ है तो उसके संबंध में किसी व्यक्ति का नाम लिखा, किसी वस्तु का नाम लिखा, तो उसके संबंध में हमको यह बात कैसे ज्ञात होगी कि बात स्त्री की जा रही है या बात पुरुष की जा रही है, किस जाति की बात हो रही है। तो उसके लिए लिंग निर्धारण जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। अगर भेद की बात की जाए तो हिंदी में इसके 2 भेद हैं। यदि लिंग के भेद की बात की जाए तो हिंदी में इसके 2 भेद हैं। एक आपका पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जबकि संस्कृत में इसके 3 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग भी वहाँ पे होता है। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमको याद रखना है कि हिंदी में जो लिंग के भेद हैं वो 2 भेद होते हैं, कि स्त्रीलिंग और एक पुरुष लिंग। तो पुरुष लिंग को इस तरीके से लिखा जाता है पुल्लिंग। कई बार वर्तनी शुद्धि में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा पुल्लिंग ये ऐसे लिखा जाता है जैसे मैंने लिखा है कि पा, और पा के ऊपर भी ये जो है, पा के ऊपर भी इसका प्रयोग हुआ है इस बिंदु का, और यहाँ पे लिंग में भी तो होता ही है। तो मेरे हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा, और यदि आपसे वाक्य आपका वर्तनीय शुद्धि में पूछ लिया जाए तो पुल्लिंग को आपको याद रखना है कि इस तरीके से लिखा जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है कि हिंदी में लिंग निर्धारण, यहाँ से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में लिंग निर्धारण के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से लिंग का निर्धारण हो सकता है। यदि आपसे लिंग के भेद पूछे तब तो 2 हो जाएगा हिंदी में, लेकिन यदि लिंग निर्धारण के कितने प्रकार है आपसे पूछे तब आपका जवाब 3 हो जाएगा, क्योंकि हिंदी में 3 प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है। एक तो रूप के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर, और एक अर्थ के आधार पर। रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये 3 ऐसे आधार हैं हिंदी में जिससे लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो इसके संबंध में मैं आपको एक बार विस्तृत समझा देता हूँ। जैसे रूप के आधार पर, तो रूप के आधार पर आपको याद रखना है कि इस आधार पर लिंग का निर्धारण का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट। जब रूप के आधार पर किसी शब्द का हम लिंग निर्धारण करेंगे तो उसमें आपको याद रखना है, जो मैंने लिखा है कि इसका तात्पर्य शब्द की व्याकरणिक बनावट। कहने का मतलब यह है कि व्याकरण में शब्द का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, बनावट उसकी कैसे हुई है, किन किन प्रत्यय से मिलकर बना है, क्या क्या उसमें प्रयुक्त हुआ है, उसके संबंध में चर्चा इसमें की गई है, और यही रूप के आधार पर है। तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, शब्दांत का मतलब कि शब्द के अंत में किस स्वर का प्रयोग हुआ है, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ, वही व्याकरणिक बनावट ही है कि हमको ये देखना है कि शब्द की रचना में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ, शब्द के अंत में कौन सा शब्द, कौन सा स्वर आया है। तो इन सब की चर्चा यहाँ पे हमको इस रूप के आधार में करनी है। इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे देखिए, एक शब्द लिखा है मैंने उदाहरण के तौर पर गुरुत्व। शब्द क्या लिखा है? गुरुत्व। तो गुरुत्व पहली चीज तो कैसा, जब इसका हम प्रयोग करेंगे तो हम स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है कि गुरुत्व एक पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, इसमें मूल शब्द गुरु है और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? त्वा प्रत्यय लगाया गया। कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय लगाया गया। तो यही इसका व्याकरणिक जो दृष्टिकोण, हमको व्याकरणिक बनावट देखनी है तो हम ऐसे पकड़ पाएंगे इसको, इसका मूल शब्द गुरु है और इसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, और साथ में जब इसका प्रयोग करके हम देख रहे हैं तो यह कैसा है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। फिर बुढ़ापा, यहाँ पे मैंने लिखा बुढ़ापा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि मूल शब्द इसमें क्या है? बूढ़ा। मूल शब्द इसमें बूढ़ा है, और लास्ट में इसमें क्या प्रयोग किया गया है? पा जोड़ के, जो आपका लास्ट में पा जोड़ दिया गया है, तो इससे बुढ़ापा बन गया। कौन सा शब्द बना? बुढ़ापा। फिर क्रोध। क्रोध तो खुद मूल शब्द है,
फिर आपका आ गया रीति। तो जो क्रोध है, क्रोध कैसा शब्द है? क्रोध पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा भी पुल्लिंग शब्द था। तो आपका जो बुढ़ापा है, मूल शब्द इसमें बूढ़ा था और बुढ़ापा जुड़ने से भाववाचक संज्ञा बन गई थी। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है रीति। तो रीति में इसके जब प्रयोग हम करेंगे तो स्पष्ट हमको समझ में आ रहा है कि रीति में कौन सा आपका लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग का शब्द है। तिथि स्त्रीलिंग का शब्द। जैसे यहाँ पे शब्द मैंने लिखा मिलावट, तो इसमें मूल शब्द मिलना है और इसमें आवट प्रत्यय का प्रयोग करके इसको मिलावट बनाया गया। और जब आप किसी वाक्य में मिलावट का प्रयोग करेंगे तो वह स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। जैसे डिबिया, तो डिबिया भी किसका आपको बोध कराएगा? स्त्रीलिंग का बोध कराता है। लेकिन यहाँ पे दो शब्द और दो या आपके चार शब्द और आते हैं। उन चार शब्दों को आपको याद रखना है। एक आपका आता है अकारांत शब्द, एक आकारांत शब्द, एक इकारांत शब्द और एक इकारांत शब्द आता है। इसकी पहचान आपको कैसे करनी, मैं यहाँ पे आपको और बता दे रहा हूँ। क्योंकि शब्द की व्याकरणिक बनावट की बात की जा रही है, तो मैंने आपको प्रत्यय के संबंध में तो समझा दिया, लेकिन जो आपसे यहाँ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित शब्द में से किसमें अकारांत का प्रयोग हुआ, किसमें आकारांत का हुआ, इकारांत का हुआ या इकारांत का हुआ, तो उसके संबंध में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आकारांत। अकारांत, तो अकारांत, चूंकि अकारांत की शुरुआत छोटा आ से हो रही, तब आपको ये याद रखना है कि जिस शब्द के अंत में हमको छोटा आ स्वर का उच्चारण हो रहा होगा, वह कैसा शब्द होगा? अकारांत शब्द होगा। जैसे यहाँ पे राम है, तो राम में लास्ट में जो माँ है, ये कैसे बना है? माँ प्लस आ से मिलके बना है। तो इसमें चूंकि हमको लास्ट में छोटा आ का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यह कैसा शब्द है? अकारांत शब्द है। उसके बाद आया है आकारांत शब्द। तो आकारांत शब्द में आपको याद रखना कि इसकी शुरुआत बड़ा आ से हो रही है, तो जो शब्द का अंत होगा, वहां भी हमको बड़ा आ का उच्चारण मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा सीता, तो सीता में यहाँ पे बड़ा आ का उच्चारण मिल रहा है, इसलिए कौन सा शब्द हो गया? या आकारांत शब्द हो गया। उसके बाद इकारांत शब्द, यहाँ पे छोटी का प्रयोग है, तो शब्द के अंत में हमको छोटी ही मिल जाएगा। जैसे हान, तो हान में यहाँ पे ना के साथ ई का प्रयोग, छोटी ई का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह कैसा शब्द है? इकारांत शब्द है। और उसके बाद आपका आता है इकारांत शब्द, यानी कि बड़ी ई का प्रयोग। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि शब्द के अंत में जब बड़ी ई का प्रयोग हो जाएगा तो उसको इकारांत शब्द कहेंगे। कौन सा शब्द कहेंगे? इकारांत शब्द। अच्छा, इस लिंग के विषय में पढ़ना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जो आपकी वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न आते हैं, तो यहाँ से विभिन्न प्रकार की उसमें मिस्टेक की गई होती है और वही चीज हमको पकड़नी रहती है। यदि हम इस आधार पर इसको पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से इन शब्दों को बना पाएंगे। तो मैंने आपको प्रयोग के आधार पर बता दिया, अकारांत, इकारांत और इनके प्रयोग बता दिए। और उसके बाद आपका आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसके संबंध में आइए जानते हैं। इस आधार पर लिंग निर्धारण के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है। कहने का मतलब, इसमें प्रयोग के आधार पर कहने का मतलब ये है, यदि आपको याद रखना है कि यदि संज्ञा शब्द के साथ जो भी शब्द प्रयोग होंगे, तो चाहे बात विशेषण की जाए, चाहे कारक चिन्ह की जाए, चाहे क्रिया की जाए, तो सबके यदि आप ये मान के चलिएगा संज्ञा स्त्रीलिंग है तो उसमें कारक चिन्ह भी स्त्रीलिंग लगेगा और विशेषण का भी प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में होगा। तो इसी तरीके की मिस्टेक आपको दी जाएगी। पता लगा संज्ञा पुल्लिंग की है, लेकिन जो उसके साथ विशेषण का प्रयोग होगा वह स्त्रीलिंग दे दिया जाएगा। तो आपको प्रयोग के आधार पर ये याद रखना है कि जिस भी चीज की हम बात करेंगे संज्ञा के आधार पर, देखिए क्या लिखा, निर्धारण के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जाता है। कहने का मतलब संज्ञा के साथ जो भी शब्द प्रयोग होंगे वो उसी रूप में प्रयोग होंगे जिस रूप में संज्ञा का प्रयोग किया गया। जैसे अच्छा लड़का, तो देखिए इसमें संज्ञा क्या है? लड़का क्या है? संज्ञा है। और लड़का क्या है? पुल्लिंग है। लड़का पुल्लिंग है। तो इसके साथ जो हमने विशेषण का प्रयोग, अच्छा विशेषण का प्रयोग किया है, तो इसको हमने अच्छी तो नहीं लिखा, अच्छी लड़का लिखते ही ये इसका प्रयोग गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मैंने लड़का का प्रयोग किया है तो वह कैसा है? पुल्लिंग है, इसलिए जो इसके साथ विशेषण आएगा वह भी पुल्लिंग आएगा। जैसे अच्छी लड़की, तो इसमें आपकी संज्ञा लड़की है और लड़की यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है, तो जो उसका विशेषण का प्रयोग हुआ है वह अच्छी लड़की, यानी कि विशेषण भी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जैसे राम की पुस्तक, तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको विशेषण का प्रयोग किया। अब देखो कारक का प्रयोग, तो राम की पुस्तक, बात किसकी की जा रही है? पुस्तक की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? पुस्तक की बात की जा रही। तो पुस्तक कैसी है? पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसलिए कारक चिन्ह का प्रयोग भी स्त्रीलिंग के रूप में हुआ। यहाँ पे बात राम की नहीं की जा रही, बात पुस्तक की जा रही है कि पुस्तक किसकी है? राम की पुस्तक है। तो चूंकि बात यहाँ पे पुस्तक की जा रही थी, तो कारक चिन्ह का प्रयोग भी इस पुस्तक के हिसाब से किया गया, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग था, इसीलिए कारक चिन्ह भी स्त्रीलिंग का प्रयुक्त हुआ। जैसे राम का चाकू, तो बात इसमें की जा रही चाकू की। चाकू कैसा है? पुल्लिंग है, चाकू पुल्लिंग है और इसीलिए इस कारक चिन्ह भी पुल्लिंग का प्रयोग किया गया है। फिर राम ने रोटी खाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने विशेषण संबंधी बात कर ली और यहाँ पे मैंने कारक को आधार बनाया और अब आधार बनेगा क्रिया। तो राम ने रोटी खाई, क्या खाई? रोटी खाई।
तो रोटी कैसा शब्द है? रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। रोटी कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्रिया भी कैसी आई? स्त्रीलिंग आई। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, राम ने रोटी खाया, अगर मैं इसको इस तरीके से प्रयोग कर दूं, राम ने रोटी खाया, तो क्या है मेरा वाक्य सही होगा या वाक्य गलत हो जाएगा? और ऐसी ही अशुद्धियां आपसे पूछी जाएंगी, तो जब आप इसको लिंग को पढ़े रहेंगे तो बहुत आसानी से इन वाक्यों को शुद्ध कर पाएंगे। तो चूंकि रोटी स्त्रीलिंग था, इसलिए यहाँ भी किसका प्रयोग होगा? स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, और यही शब्द सही होगा, राम ने रोटी खाई। जैसे यहाँ पे लिखा राम ने आम खाया, क्या खाया? आम। तो आम कैसा शब्द है? आम एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए जो इसमें क्रिया खाया, जो क्रिया का प्रयोग किया गया है, वह भी किस रूप में प्रयुक्त हुई है? पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुई। तो मेरे हिसाब से जो प्रयोग के आधार पर इसके तीन आधार थे, एक आपका बताया मैंने विशेषण, कारक और क्रिया, जो तीन आधार दिए गए थे प्रयोग के आधार पर, आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि जिस रूप में हमारी संज्ञा होगी, उसी रूप में हम विशेषण का प्रयोग करेंगे, उसी रूप में हम कारक का प्रयोग करेंगे, और उसी रूप में हम क्रिया का भी प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा मैंने लिया है अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर क्या आपको याद रखना है कि कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उनका उचित प्रयोग करना चाहिए। कहने का मतलब यह है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि चाहे पुल्लिंग की बात की जाए चाहे स्त्रीलिंग की बात की जाए, दोनों का अर्थ समान होता है, लेकिन लिंग निर्धारण में इनको पुल्लिंग में पुल्लिंग की तरह प्रयुक्त करना है, और आपका जो इसका रूपांतरण स्त्रीलिंग में होगा, तो रूपांतरित शब्द को ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करना है। वो अलग विषय होगा कि पुल्लिंग में भी उसका अर्थ वही है और स्त्रीलिंग में भी अर्थ सेम होता है। जैसे कवि, तो कवि कौन होता है? जो कविता करता है वो कवि होता है, और उसी क्रम में लिखा है मैंने, कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री। क्या होता है? कवियत्री। तो कवि का अर्थ भी वही है, लेकिन और कवियत्री का भी अर्थ वही। कवियत्री भी कविता करती है, कविता पाठ करती है, कवि भी कविता पाठ करता है, तो दोनों का अर्थ समान है। लेकिन जब इसका प्रयोग हम वाक्य में करेंगे, तो यदि किसी महिला के लिए हमको प्रयोग करना है तो हम कवियत्री का प्रयोग करेंगे, और किसी पुरुष के लिए करना है तो कवि का प्रयोग करेंगे। और वर्तनी दृष्टि में इस कवियत्री को तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कवियत्री, तो आपको याद रखना है कवियत्री कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। फिर आपका आता है महान। तो महान का स्त्रीलिंग होता है महती। महान का स्त्रीलिंग क्या होता है? महती। तो आपको याद रखना है कि महान और महती दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन जब हम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो महान का करेंगे, और किसी शब्द में अगर हमको स्त्रीलिंग के रूप में इसका प्रयोग करना है तो महती का प्रयोग करेंगे। और अक्सर एप्लीकेशन अगर हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो 99% लोग इसको गलत ही लिखते हैं कि आपकी महान कृपा होगी, आपकी महान कृपा होगी, यही लिखा जाता है। सबसे अंत में लिखते हैं हम लोग कि आपकी महान कृपा होगी, लेकिन चूंकि कृपा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए महान का प्रयोग न करके शुद्ध वहां पे क्या होगा कि आपकी महती कृपा होगी। वो बात आपको याद रखें। जैसे विद्वान, तो विद्वान और विदुषी, विदुषी का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है, विद्वान का प्रयोग पुरुष के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ एक है। तो वही बात है कि अर्थ के आधार पर इसके जो भेद है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। साधु का हो जाएगा साध्वी, साधु का क्या हो जाएगा? साध्वी। नेता का हो जाएगा आपका नेत्री, नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री। और लेखक का स्त्रीलिंग होगा लेखिका, जबकि सबके अर्थ सेम है, केवल इनका रूपांतरण पुल्लिंग से स्त्रीलिंग होने में इनके शब्द बदल गए हैं, लेकिन दोनों शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं। इसीलिए आपको याद रखना कि अर्थ के आधार पर वही बात मैंने लिखी है कि अर्थ की दृष्टि से तो समान होते हैं, लेकिन लिंग की दृष्टि से ये भिन्न शब्द होते हैं। जैसे इसका मैंने वाक्य में प्रयोग किया है, आपकी महान कृपा होगी, तो वही बात मैंने बताया कि चूंकि ये कृपा जो है ये आपका कैसा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए जो ये महान है यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? महती कृपा होगी। जैसे यह एक विद्वान लेखिका है, यहाँ पे आप समझिएगा विद्वान लेखिका है, तो चूंकि बात यहाँ लेखिका की गई, लेखिका स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का स्त्री स्वरूप क्या होता है? विदुषी होता है, इसलिए ये वाक्य आपका गलत है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसमें ये गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज ये जानिएगा, अगर इसी को मैं यहाँ से हटा दूं, लेखक को ऐसे लेखिका की जगह पे लेखक कर दो, तब हमारा ये ऊपर वाला सही हो जाएगा। कहने का मतलब जो आपका विद्वान है वह पुल्लिंग का बोध करा रहा है और विदुषी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो यदि मैंने लेखक की बात की तब तो विद्वान आ जाएगा, लेकिन हम जब बात लेखिका की करेंगे तो लेखिका के साथ विदुषी आएगा। आप मेरे हिसाब से आप बहुत आसानी से इन तीनों भेदों को बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया है और आप समझ भी गए होंगे। और मैं आपसे बता रहा हूं कि विभिन्न परीक्षाओं में जहां पे वाक्य शुद्धि के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं और अक्सर बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आप अगर इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से इससे बनने वाला प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। फिर हम बात करेंगे वचन की। अब हम किसकी बात करेंगे? वचन की। तो वचन की परिभाषा क्या होती है? वचन का अभिप्राय संख्या से है। वचन का अभिप्राय क्या है? संख्या से है, यानी कि किसी वस्तु या किसी शब्द के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें उसकी कितनी संख्या की बात की गई। यदि एक की बात की गई तो एक वचन, एक से अधिक की बात की गई है तो वह बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है।
जैसे विकारी शब्दों के जिस रूप में उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। विकारी शब्द वही लिंग वचन कारक के आधार पर इनके रूप में परिवर्तन होता है, तो आपको वही याद रखना है कि विकारी शब्द के जिस रूप में उनकी संख्या का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। और भेद, हिंदी में कितने भेद हैं, हिंदी में 2 भेद है। यहाँ भी याद रखिएगा कि वचन के हिंदी में 2 भेद है, लेकिन संस्कृत में इसके 3 भेद है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन है। तो एक वचन में क्या है, एक वस्तु, जहां हम एक वस्तु की बात करेंगे एक वचन है। जैसे बालक, यहाँ क्योंकि अकेले बालक की बात की जा रही है इसलिए यह एक वचन का उदाहरण है। जैसे घोड़ा, तो अकेले घोड़े की बात की जा रही है। मेज, अकेली मेज की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एक की बात की गई है इसलिए यह एक वचन का उदाहरण। फिर बहुवचन में क्या है कि एक से अधिक होना चाहिए, 2 भी हो सकता है। अच्छा, अगर 2 की बात हम संस्कृत में करते तब वह द्विवचन का उदाहरण होता है, लेकिन हिंदी में चूंकि सिर्फ 2 ही भेद हैं, एक वचन और बहुवचन, तो जहां संख्या 1 से ज्यादा होगी वह बहुवचन की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे बालकों, हमने लिखा बालकों, तो पहले हमने एक बालक की बात की थी, लेकिन जब अब बालकों लिख दिया तो बहुत सारे बालकों की बात की जा रही है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा, यह बहुवचन का उदाहरण होगा। फिर घोड़े, किताबें, तो इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि चूंकि इसमें बहुत सारी चीजों की बात की गई है इसलिए यह बहुवचन के उदाहरण है। फिर इसके कुछ नियम है बहुवचन, कैसे आपको पकड़ना है बहुवचन। तो बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय, कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग करके मूल शब्द को बहुवचन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे एक शब्द लिया है ए, एक प्रत्यय क्या है, ए, और प्रत्यय तो आपको याद होगा कि प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयुक्त करके उसके अर्थ का विस्तार कर देते हैं। प्रत्यय होंगे शब्द के अंत में प्रयुक्त होते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले प्रयोग होते थे। तो ए प्रत्यय, तो मूल शब्द इसमें है घोड़ा, मूल शब्द क्या है, घोड़ा, और घोड़ा में ए, तो घोड़ा एक वचन है, घोड़ा क्या है, एक वचन है, लेकिन जब उसमें ए प्रत्यय का प्रयोग कर दिया गया तो घोड़ा से बन गया घोड़े, क्या बन गया, घोड़े, और घोड़े बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा। फिर एक लिया है मैंने ए प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, ए प्रत्यय, तो इसमें मूल शब्द आपका है पुस्तक, मैंने लिखा उसका उदाहरण पुस्तकें लिखा है, तो मूल शब्द पुस्तक है, लेकिन जब इसमें ए प्रत्यय का प्रयोग, ए प्रत्यय का प्रयोग कर दिया गया तो क्या हो गया, पुस्तकें, और पुस्तकें बहुवचन का उदाहरण हो गया। फिर या प्रत्यय, एक लिया मैंने या प्रत्यय, तो इसका उदाहरण मैंने लिखा है नदियां, तो इसका मूल शब्द नदी है और नदी एक वचन है, और जैसे ही नदी में हमने या प्रत्यय का प्रयोग किया तो इसका रूप परिवर्तित होकर क्या हो गया, नदियां हो गया, और नदियां बहुवचन का उदाहरण है। फिर एक प्रत्यय लिया ऊ, कौन सा प्रत्यय, ओ प्रत्यय, तो मूल शब्द इसमें मैंने जो उदाहरण लिया है माताओं का लिया है, तो इसमें मूल शब्द आपका माता है जो कि एक वचन का उदाहरण है, और जब उसमें ओ प्रत्यय का प्रयोग हो गया तो हो गया माताओं, और जो कि बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा। फिर क्या, कभी कभी एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन मैंने लिखी है, कभी कभी कुछ शब्द भी बहुवचन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, यहीं से एग्जामिनर प्रश्न उठाएगा कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं किसी शब्द के अंत में उन शब्दों को जोड़ दिया जाता है तब भी शब्द का रूप परिवर्तित होकर बहुवचन हो जाता है। जैसे पहला शब्द मैंने लिया है वृंद, तो वृंद जैसे इसमें मूल शब्द क्या है, मुनि, तो मुनि एक वचन शब्द है और अब हमको मुनि का बहुवचन बनाना है, यानी कि उस पूरी मुनि जाति की बात करनी है, तो क्या उसमें प्रयुक्त हो जाएगा, उसमें लास्ट में मुनि लग के क्या हो जाएगा, वृंद लग के क्या हो जाएगा, मुनि वृंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुनि वृंद, और जैसे ही उसमें वृंद लगा तो यह अपना मूल रूप यानी कि एक वचन को छोड़कर बहुवचन में परिवर्तित हो गया। फिर आपका गण, गण में जैसे कृषक गण, क्या शब्द लिया, कृषक, तो कृषक अगर किसान की बात की जाए तो किसान एक वचन है, जब कृषक में हमने गण शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो बहुत सारे किसानों की बात यहाँ पे एक साथ की जा रही है, तब यह गण लगने से बहुवचन के रूप में परिवर्तित हो गया। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जामिनर का मोस्ट, जो बहुत ज्यादा प्रश्न कई परीक्षाओं में एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठाता है, मोस्ट फेवरेट इनका क्वेश्चन है कि गण में नेता गण लिख के आपको देगा, क्या लिख के देगा आपको, इस तरीके से नेता गण लिख के देगा, तो आपको याद रखना कि यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नेता का बहुवचन नेता गण ना होकर नेता लोग होता है, क्या होता, नेता लोग, आपको हमेशा एग्जामिनर नेता गण लिख के देता है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। वही बात यहाँ पे मैंने नीचे भी लिखी है कि नेता का जब प्रयोग होगा और उसका बहुवचन बनाना है तो हमको नेता लोग बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, नेता लोग, आपको इस नेता गण से नहीं फंसना है और एग्जामिनर आपको देगा। फिर एक शब्द है यहाँ पे वर्ग, वर्ग लगने से भी शब्द का बहुवचन हो जाता है, जैसे मूल शब्द इसमें छात्र है जो कि एक वचन था, और जैसे ही छात्र वर्ग लग गया तो बहुत सारे छात्रों की बात की जाने लगी, इसलिए यह छात्र वर्ग बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ये 4 शब्द मुख्य मैंने ऐसे लिए हैं कि किसी शब्द के अंत में इनका प्रयोग होने से वह शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। फिर बहुत महत्वपूर्ण, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त शब्द, हजारों बार यहाँ से प्रश्न बना, और यही से प्रश्न जब वचन से आपसे प्रश्न बनेगा तो ये कि सदैव बहुवचन और सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से विभिन्न परीक्षाओं में लाखों बार प्रश्न बना है। जैसे यहाँ पे पहला शब्द लिया मैंने प्राण, प्राण सदैव बहुवचन शब्द है, प्राण आपको कहीं दिख जाए इसका मतलब ये है कि यह बहुवचन का वाक्य होगा, क्योंकि अगर इसका मैं आपको उदाहरण बताऊं तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए,
उड़ गए, लास्ट में गए आ गया, और मैंने आपको बताया था कि ए प्रत्यय लगने की वजह से या बहुवचन हो जाता है। तो चूंकि आपका जो प्राण है या बहुवचन शब्द है, इसलिए वहां पे गए का प्रयोग किया गया है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता होगा कि उसका प्राण उड़ गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राण बहुवचन शब्द है। फिर आपका दर्शन, आपके दर्शन मिल गए, आपके दर्शन हो गए, आपके दर्शन मिल गए, यहाँ पे भी यह दर्शन सदैव बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा। आंसू, उसके आंसू निकल पड़े, उसके आंसू निकले, कोई ऐसा तो नहीं कहता कि आंसू निकल पड़ा, आंसू निकला, आंसू निकले, क्योंकि इसका निकले का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि आंसू सदैव बहुवचन का उदाहरण है। फिर होश, उसके होश उड़ गए। बाल, उसने अपने बाल कटवा लिए, उसने अपने बाल कटवा लिए, तो यहाँ पे भी चूंकि बाल बहुवचन का प्रयोग, बाल बहुवचन है, इसलिए लिए का प्रयोग वहां पे किया गया है। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा कि उसने बाल कटवा लिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाल जो है सदैव बहुवचन का उदाहरण है। फिर हस्ताक्षर, अपने हस्ताक्षर कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर कैसा है, सदैव बहुवचन का उदाहरण हो जाएगा। तो ये कुछ शब्द महत्वपूर्ण थे जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगर आपको ऐसे शब्द मिल जाए और एग्जामिनर आपको यहाँ से फंसाएगा, तो आपको नहीं फंसना है, बल्कि आपको हमेशा याद रखना है कि ये शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। फिर आपका आता है सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे माल, तो इसका उदाहरण क्या हो गया, माल लुट गया, माल लुट गया। तो माल शब्द पढ़ने से तो हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे की बात हो रही है, लेकिन आपको याद रखना है कि यह सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है, क्योंकि आप जब इसका प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे, माल लुट गया, गया आया लास्ट में, तो यहाँ पे यह सदैव एक वचन का उदाहरण है। जनता, एक शब्द लिया मैंने जनता, तो आपको याद रखना कि नेताओं की बात जनता भूल गई, नेताओं की बातें जनता भूल गई, तो यहाँ पे चूंकि लास्ट में भूल गई का प्रयोग हो रहा है, गई का प्रयोग हो रहा है, तो चूंकि गई का मतलब क्या हो गया कि एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो एक वचन के रूप में क्यों प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि जो है जनता शब्द है यह सदैव एक वचन का उदाहरण है। फिर आपका सामान है, सामग्री है और सोना है, तो माल, जनता, सामान, सामग्री और सोना, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल और हस्ताक्षर, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे शब्द थे जो सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और आपको इनको याद रखना है और इनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न उठाता है। फिर उसके बाद क्या है, एक और लाइन मैंने बहुत महत्वपूर्ण लिखी है कि आदरणीय व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। यदि किसी हम अपने से बड़े का कोई संबोधन कर रहे हैं, उससे कोई बात कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि अपने से बड़े या आदरणीय लोग जो होते हैं उनके लिए हम सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी आ गए, तो पिताजी हमारे लिए आदरणीय है, तो हम उसके क्या प्रयोग करेंगे कि पिताजी आ गए। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा पिताजी आ गया, ऐसा नहीं कहता, क्योंकि हमको आदर का भाव वहां पे दिखाना है, इसलिए हम क्या कहेंगे, पिताजी आ गए। तो आपको याद रखना है। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, श्रेष्ठ कवि थे, देखिए यहाँ पे बहुवचन थे का प्रयोग, थे लगते ही कैसा हो गया, बहुवचन का प्रयोग हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यदि ए प्रत्यय लग रहा है तो वह बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। तो तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, तो चूंकि तुलसीदास थे वह हमारे लिए आदरणीय है, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया, श्रेष्ठ कवि थे, कवि थे का प्रयोग किया। अब ऐसा तो नहीं हम प्रयोग कर सकते कि तुलसी श्रेष्ठ कवि था, तो जो भी हमारे लिए आदरणीय है उनके लिए सदैव हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। विभिन्न परीक्षाओं में मैंने इस प्रश्न को देखा है कि आपको अनेकों शब्द लिखा मिलता है, तो आपको याद रखना है कि अनेकों शब्द का प्रयोग 100% गलत है, उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है उसका। अनेकों शब्द का प्रयोग गलत है, क्योंकि जो आपका एक का बहुवचन अनेक होता है, जो इसका शब्द होता है मूल अनेक का कौन सा होता है, अनेकों का अनेक शब्द होता है, और इसको अनेक का बहुवचन थोड़ी बनेगा अनेकों, क्योंकि जो अनेक शब्द है वह स्वयं बहुवचन है। वह जो शब्द होता है एक शब्द जो होता है एक का बहुवचन अनेक होता है, तो चूंकि अनेक खुद बहुवचन रूप है, तो इसलिए इसका अनेकों नहीं बनेगा। और विभिन्न परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, यही प्रश्न दिया जाता है, और मैंने बहुत सारी परीक्षाओं में इसको देखा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जहां भी वाक्य में आपको अनेकों शब्द दिख जाए, आंख बंद करके आप कह दीजिएगा ये गलत है, क्योंकि अनेकों नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। अनेकों के स्थान पे हमको किसका प्रयोग करना, अनेक का प्रयोग करना है, क्योंकि अनेक अपने आप में ही बहुवचन शब्द होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कि वहां अनेकों लोग थे, तो अनेकों लगते ही ये गलत हो गया, शुद्ध क्या होगा, वहां अनेक लोग थे। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। तो लिंग वचन के संबंध में मैंने आपको बहुत विस्तृत और बहुत आसानी से समझा दिया है। अब मेरे हिसाब से यदि आपने इतना समझ लिया होगा, तो यदि वाक्य शुद्धि में इनके संबंध में आपको कोई अशुद्धि दिख जाती है, आखिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि चाहे संज्ञा की बात की जाए, चाहे सर्वनाम की बात की जाए, या इस लिंग वचन कारक की बात की जाए, जो भी हमको पढ़ना है, इस तरीके के प्रश्न आपसे परिभाषा कोई नहीं पूछता। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ना परिभाषा पूछी जाएगी ना कुछ पूछा जाएगा।
बस ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें मूल पूछ लिया गया तो ये पूछ लिया गया कितने तरीके से लिंग निर्धारण किया जाता है, ये भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको याद रखना कि 3 तरीके से किया जाता है, इसके भेद पूछे जाएंगे। लेकिन यदि मूल रूप से आपसे कुछ पूछा जाएगा तो जो आपको वाक्य अशुद्धि दी होगी, वाक्य शुद्धि आप में एक टॉपिक ही होता है पूरा, तो वहां पे इनसे प्रश्न बनेंगे। तो जब आप इसको तैयार रखेंगे तो यहाँ से बनने वाला प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे नहीं छूटेगा। तो मैंने लिंग वचन को बहुत आसानी से समझा दिया है। 4 ये पॉइंट थे, अकारांत, अकारांत, आकारांत, फिर आपका इकारांत और ईकारांत, इनके संबंध में मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया है। मेरे हिसाब से आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। और अगली क्लास अब मैं कारक की लूंगा और जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट है, आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, मैं अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।